कंपल्सरी की रेनबो पुस्तक में हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है आ रूम 10/8। हाँ, इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, और इस पाठ के जो ऑथर है वो है K.S. दुग्गल। अबाउट द लेसन, K.S. दुग्गल इज अ renowned Indian writer who writes in English and Punjabi with equal ease। मतलब K.S. दुग्गल एक प्रसिद्ध, एक फेमस भारतीय लेखक है जिन्होंने समान रूप से अंग्रेजी में और पंजाबी में लिखा है। ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के और बहुसर्जक प्रतिभा के धनी थे। एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूएबल। एक लेखक के रूप में इनका जो योगदान है वो बड़ा विशाल योगदान है और बड़ा अमूल्य योगदान है लेखन के क्षेत्र में। ही हैज पेन मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने 500 से ज़्यादा संक्षिप्त कहानियाँ, 10 वॉल्यूम, 10 नॉवेल्स, 10 उपन्यास, 50 शॉर्ट प्लेज, 50 संक्षिप्त नाटक, 7 प्लेज, 7 नाटक, besides several works of literary criticism and 2 volumes of verse। यानी कि इन्होंने काव्य के 2 खंड और साहित्यिक आलोचना के अलावा इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है, जिसमें 500 संक्षिप्त कहानियाँ, 10 नॉवेल, 500 संक्षिप्त नाटक और 7 नाटक, एंड इज ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। कहने का मतलब है इन्होंने ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, काव्य के 2 खंड, साहित्यिक आलोचना के अलावा इन्होंने ये जो 500 संक्षिप्त कहानियाँ, 10 नॉवेल और 50 शॉर्ट प्लेज यानी संक्षिप्त नाटक और 7 नाटक लिखे। ही इज अ रिसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। इन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए। एंड हैज आल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब आएगा हमारा पाठ के बारे में पूरा सारांश है कि पाठ में क्या दिया गया है। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरल गैप। ये पाठ है वो एक पीढ़ी में पाए जाने वाले गैप की थीम पर आधारित है, उसी कथानक पर आधारित है। विच इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू अवर सोशल फैब्रिक। जो इस जनरेशन गैप है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाला अंतर है, जो खाई है, दरार है, जो बढ़ता जा रहा है, उदय होता जा रहा है। विच इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट, जो एक गंभीर चेतावनी के रूप में, गंभीर संकट के रूप में उदय हो रहा है। टू आवर सोशल फैब्रिक, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। वही जनरेशन गैप के बारे में ये पाठ है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लेसेंसी, possessiveness, lack of proper understanding and mutual love। ये कहानी प्रकाश डालती है कि किस प्रकार से आत्मसंतोष, अधिकारवाद और लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी कि पारस्परिक समझ की कमी और पारस्परिक प्रेम और उसकी देखभाल को कैन वाइडन दिस गैप, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं वो इस गैप को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। यानी कि ये जो कहानी बताती है कि किस प्रकार से ये एक आत्मसंतोष, अधिकारवाद
और पारस्परिक समझ की कमी, पारस्परिक प्रेम और पारस्परिक देखभाल इस पर प्रकाश डालती है ये कहानी। द राइटर वॉइसेस इज ग्रेव कंसर्न over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by the modern fashionable society। लेखक व्यक्त करता है इस ग्रेव कंसर्न यानी अपनी गंभीर समस्या व्यक्त करता है द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग यानी कि आजकल जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बढ़ता दुर्व्यवहार किसके प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने दादा दादी के प्रति जो बढ़ता हुआ जो दुर्व्यवहार है, उस दुर्व्यवहार के प्रति अपनी गंभीर चिंता लेखक इस पाठ में व्यक्त करता है। और ये दुर्व्यवहार कौन करता है? बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी। आज आधुनिक जो फैशनेबल समाज है, जो अपने माता पिता को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता है, वो समाज अपने माता पिता के प्रति और अपने दादा दादी के प्रति जो दुर्व्यवहार कर रहा है और दुर्व्यवहार करने की परंपरा बनती जा रही है, इल टेंडेंसी बनती जा रही है, जो एक बुरी बात है जो बढ़ता जा रहा है, इसके प्रति लेखक अपनी गंभीर समस्या, गंभीर चिंता व्यक्त करता है। इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। ये विचार को जगाने वाली कहानी है। रिटन इन ए हिस्टोरिकल वे, जो कि एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है कि किस प्रकार से आज का समाज है वो अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता है। ये था हमारा अबाउट द लेसन कि पाठ किस पर आधारित है, ये पूरी कहानी का सारांश है। अब हम पाठ शुरू करेंगे और पाठ का शीर्षक हमारा यानी एक कमरा 10 गुणा 8 फीट का। दिस रूम माइट बी 10 by 8 said Mrs. Malik pointing to a square in the draft plan laying on the table before them। ये कमरा 10 by 8 का हो सकता था, मिसेज मलिक ने कहा। उनके सामने टेबल पर पड़े हुए जो नक्शा था, मकान का नक्शा था, उस नक्शे की तरफ इशारा करते हुए मिसेज मलिक ने कहा कि ये कमरा 10 by 8 का हो सकता था। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। ये तीसरा मौका था जब उसने ये सुझाव दिया, यानी कि इससे पहले 2 बार मिसेज मलिक ने इस बारे में सुझाव दे दिया था, लेकिन उसके सुझाव पर कोई ध्यान नहीं। बार ये मौका था कि उसने वही वापस दोबारा सुझाव दिया कि यहाँ पर 10 by 8 का एक कमरा हो सकता था। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज्ड टू डिजाइन द हाउस। इससे यह प्रतीत हुआ कि न तो उससे यह प्रतीत हुआ कि या तो उसके पति पर या उसके जो आर्किटेक्ट था, जिसने नक्शा बनाया था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इससे यह प्रतीत हुआ जिससे कि मिसेज मलिक को तीसरी बार वही सुझाव देना पड़ा। आर्किटेक्ट जो घर के नक्शे को बनाने में लगा हुआ था, जिसने घर का नक्शा बनाया था, वो आर्किटेक्ट है, और उसका हस्बैंड जो मिस्टर मलिक है, उन दोनों ने मिसेज मलिक के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा प्रतीत इसलिए हुआ क्योंकि मिसेज मलिक को तीसरी बार वही सुझाव देना पड़ा था। आगे मिसेज मलिक द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक परिवार दिल्ली में अपना खुद का घर रखने जा रहे थे, खुद का घर बनाने जा रहे थे। दे हैड परचेज अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम एगो। इन्होंने कुछ समय पहले एक फैशनेबल सर्वाधिक प्रतिष्ठित कॉलोनी, शहर की कॉलोनी में इन्होंने प्लॉट ले रखा था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली। और अब जबकि वापस वो मिस्टर मलिक की पोस्टिंग, मिसेज मलिक की नियुक्ति वापस दिल्ली में थी, इसलिए इसलिए उन्होंने सोचा दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। उन्होंने सोचा कि अब उनके पास अच्छा मौका है कि वे अपना घर बना सकते थे, इसलिए घर बनाने का उन्होंने प्लानिंग किया, योजना बनाई। इनर हार्ट ऑफ हार्ट्स। इनर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है मन ही मन में। मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट
after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. मन ही मन में मिसेज मलिक ने निर्णय किया. She also decided that after completion of the house, यानी घर पूरा होने के बाद, घर मकान बनने के बाद, she would stay back in Delhi, कि वो दिल्ली में ही रुकेगी, even if her husband was transferred to another station, भले ही उसके पति का दूसरे जगह पर स्थानांतरण हो भी जाता है तो वो अपने पति के साथ नहीं जाएगी और दिल्ली में ही रहने का उसने निश्चय किया जब उनका मकान बन करके तैयार हो जाएगा तब. She was sick of their postings. वो उनकी पोस्टिंग से, वो उनकी नियुक्ति से ऊब गई थी. बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसके लिए उससे तंग आ चुकी थी. इसलिए वो चाहती थी कि वह दिल्ली में ही रहे, भले उसके पति का अलग अलग स्थान पर ट्रांसफर हो. Every other year they were moved to a new place. हर दूसरे वर्ष में उनका दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो जाता था. Now that the children were grown up, अब जबकि बच्चे बड़े हो चुके थे, it was not desirable to shift them from school to school. अब उनके लिए अच्छी बात नहीं थी कि बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफर किया जाए, उनको एडमिशन करवाया जाए. अब ये करना अच्छी बात नहीं थी. मिसेज मलिक सेड, मिसेज मलिक ने कहा, इफ वी मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन. यदि अब जाना पड़े तो मिस्टर मलिक अकेले ही जाएंगे, भले उनका दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो भी जाता है तो वो अकेले जाएंगे. She would settle down permanently in Delhi with the children. वह स्थायी रूप से अपने बच्चों के साथ दिल्ली में सेटल हो जाएगी, स्थायी रूप से दिल्ली में रहेगी, ऐसा मन ही मन में मिसेज मलिक ने निश्चय किया. She would have her mother-in-law for company. इसके अलावा मिसेज मलिक की मदर इन लॉ यानी उसके साथ, उनके साथ जिंदा थी, तो मिसेज मलिक ने सोचा कि वह अपनी सास को अपने साथ रखेगी, अपनी कंपनी के लिए अपने साथ रखेगी ताकि उसको भी उसका सहारा मिल सके. मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट. मिस्टर मलिक को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था.